प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 13 को कर रहे हैं। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी का फैलता शासन इसके बारे में सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। आरंभिक काल। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था पलासी के युद्ध के बारे में और बक्सर की लड़ाई के बारे में। आज हम उससे आगे जानेंगे। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई और पलासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। बक्सर की लड़ाई के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारतीय रियासतें थी वहाँ पर एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और उसी प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहा जाता था। उनके काम क्या थे? उनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें आगे बढ़ाना। ये रेजिडेंट का काम था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अर्थात जब वो वहीं पर रहते थे तो वो क्या करते थे, जो भारतीय रियासत थी उनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे कि अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बैठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। अब आगे, कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती है, धीरे धीरे उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगती है और उन पर जो एक उन्होंने एक सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी अर्थात जो भी इस संधि को मान लेते थे उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। इसका मतलब ये था कि वो रियासत अपनी सेना नहीं रख सकती थी, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। अर्थात कंपनी उसे खुद सुरक्षा देती थी, अपने सैनिक खुद देती थी और इस सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को पैसा देते थे। देखो कितना मतलब इंटरफेयर कर रहे थे भारतीय रियासतों में कि सेना सुरक्षा हम देंगे किंतु उस सेना का खर्च आप दोगे और आप सेना नहीं रख सकते। मतलब पाबंदी लगा दी थी जो इस सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते, अर्थात यदि कोई उनको पैसे नहीं देता उस सेना की सुरक्षा वाले, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अर्थात उस इलाके को कंपनी जो है अपने कब्जे में ले लेती थी और वहाँ से फिर कर वगैरह जो भी राजस्व इकट्ठा कंपनी खुद करती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेल्जली भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे और इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके भी छीन लिए थे। अब सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तब कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। जब उनको लगने लगा अब भाई बातों से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो उन्होंने सीधा लड़ाई का तरीका अपना लिया कि अब लड़ाइयाँ भी लड़ेंगे इनके साथ में। अब ये दो उदाहरण हैं। मैसूर का टीपू सुल्तान, हैदरली जो है 1761 से 1782 तक वहाँ का शासक रहा। उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक रहे। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो मालाबार तट पे जितना भी व्यापार होता था वो मैसूर के अंतर्गत आता था और वहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों को कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। और रोक देते हैं, वो यहाँ से निर्यात नहीं करोगे, ये हमारे अंडर में आता है।
अब सुल्तान ने जो स्थानीय सौदागर थे अर्थात जो व्यापारी थे उनको भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक देता है टीपू सुल्तान। और सुल्तान ने जो है फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का भी आधुनिकीकरण किया अर्थात नई चीज़ें सेना में वो लेकर के आया। अब सुल्तान के इन कदमों से जो अंग्रेज लोग थे वो आग बबूला हो गई, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थी कि उनके सिवा कोई दूसरा यहाँ पर भी आए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई, पहली 1767 से 1769 में, फिर 80 से 84 में, फिर 90 से 92 और फिर 1799 में। 1790 से 1792 और 1799 में। और श्रीरंगम पट्टम की जंग 1799 में हुई और जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज जो है जो पुराने वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई। अर्थात जब उसने उनके व्यापार पर रोक लगा दी, व्यापारियों से उनके संबंध खत्म करवा दिए, फ्रांसीसी सेना से अपने संबंध स्थापित कर लिए, तो अंग्रेज आग बबूला हो जाते हैं और उसके बाद उनके युद्ध होते हैं जिसमें श्रीरंगमपट्टम की जो जंग थी उसमें टीपू सुल्तान मारे गए। और फिर जो मैसूर का राजकाज था जो पुराना जो वोडियार राजवंश था उसके हाथों में सौंप दिया जाता है और मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी जाती है। अब मराठों से लड़ाई होती है। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू रखने और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। अर्थात 1761 की लड़ाई, पानीपत की जो लड़ाई थी उसमें जब वो हार गए तो हार के बाद जो है दिल्ली से देश का शासन चलाने का सपना मराठों का चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। और इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत राज्यमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। अर्थात जो प्रशासकीय प्रमुख था वो पेशवा था और पेशवा हमेशा पुणे के अंदर रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद कई युद्धों द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। जो पहला युद्ध हुआ था मराठों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सालबाई संधि के साथ समाप्त हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा ये हुआ कि ओडिशा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई बड़े भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। अर्थात जो तीसरा युद्ध था उनमें उनको बुरी तरह से हरा दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर में भेज दिया गया। अर्थात जो इनका प्रमुख था पेशवा उसको हटा करके कानपुर भेज देते हैं और कानपुर के पास में बिठूर में, कानपुर के पास जो बिठूर जगह थी वहाँ पे भेज दिया गया और उसको पेंशन चालू कर दी गई, तो पेंशन ले और आराम से रहे। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अर्थात जो दक्षिण का भूभाग था वहाँ पर अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। अब हमारा अभ्यास के प्रश्न है हमारे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर कब्जा किस प्रकार से किया। तो प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों पर जो है क्या थोप दी थी, सहायक संधि थोप दी थी। और इस सहायक संधि की एक शर्त थी कि जो रियासत या शासक इस सहायक संधि को मान लेता था या लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे।
अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी और इस प्रकार से कंपनी ने जो भारतीय रियासतों पर अपना कब्जा किया। बाद में कब्जा करने के तरीके अलग हो गए, जैसे सीधी लड़ाई के द्वारा भी कब्जे करने शुरू कर दिए थे। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला हो गए थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। प्रिय विद्यार्थियों, टीपू सुल्तान ने क्या किया था कि 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाली बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। जो वहाँ से निर्यात करते थे वो रोक देता है और स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया और फ्रांस के व्यापारियों से अपने घनिष्ठ संबंध बनाए, अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और इसी कारण जो है अंग्रेज टीपू सुल्तान से आग बबूला हो गए थे। और इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए जिनमें टीपू सुल्तान मारा गया। 1799 में जो रंगमपट्टम की संधि युद्ध हुआ था उसमें मारा गया और उसके बाद क्या होता है, मैसूर पर पुनः जो वोडिया राजवंश था उसी के हाथों में उसको सौंप दिया गया और उस पर सहायक संधि भी सौंप दी गई। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे, ये संघ किस प्रकार से शासित था। तो मराठा संघ के प्रमुख राजवंश थे माधजी सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पेशवा कहाँ रहता था, पुणे में रहता था। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों पर एक के बाद एक युद्ध किए और युद्धों के द्वारा मराठों को जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। ये युद्ध इस प्रकार रहे, पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि से समाप्त हुआ और इसमें कोई पक्ष नहीं जीता। जो दूसरा युद्ध हुआ वो अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के अधीन आ गए। अब हमारा तीसरा युद्ध जो था अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ। मराठों को इसमें पूरी तरह से कुचल दिया गया, मतलब बहुत बुरी गति हुई इनकी और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। अब जो इनका जो मैन हेड था पेशवा, उसको पुणे से हटा दिया और कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया। और अब क्या हुआ कि विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर जो कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे और यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद।